सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ठीक है, इट इज कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डील करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। लेकिन अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, देखो एक बेसिक आइडिया हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ये पर्पस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, ये है क्या चीज है। ये वो प्रिंसिपल्स लेड डाउन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका बेसिकली मोटिव क्या है, अचीव क्या करना चाहते हैं ये प्रिंसिपल्स। बेसिकली दीज प्रिंसिपल्स वांट टू अचीव व्हाट? अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। एक ऐसी कंट्री की एस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए जो क्या करेगी, लोगों का वेलफेयर। अब देखो 3 तरह की स्टेट्स होती हैं। एक होती है पुलिस स्टेट, एक होती है डेमोक्रेटिक स्टेट और एक होती है वेलफेयर स्टेट। पुलिस स्टेट वो हुई जहां पे मैक्सिमम जो आपके फंड्स हैं, ये जो टैक्स कलेक्शंस हैं, ये सारी की सारी कहां पे यूटिलाइज की जाती है मनी? ये सारी यूटिलाइज की जाती है आपके डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप भी हो सकती है वहां पे पुलिस स्टेट में। और मैक्सिमम फंड्स ऑफ द जो टैक्सेस हैं वो सारे फॉर द डिफेंस पर्पस वी जनरली स्पेंड। वेयर एज इन केस ऑफ योर डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया इज अ व्हाट? डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे दोनों के ऊपर एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, डिफेंस एज वेल एज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक। तो ये चीज है। देखो कुछ फंड्स हमने यहाँ पे डिफेंस में भी लगाए हैं और कुछ हम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल की भी बात करते हैं। अब साथ ही साथ देखो वेलफेयर स्टेट का क्या पर्पस होता है कि जो भी इनकम अर्न हो रही है वो हम किस पे खर्च करें? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। सी, एक लेमैन एग्जांपल में एक चीज मैं समझाता हूं। आप कहोगे सर फिर हम इसे इंडिया को डेमोक्रेटिक स्टेट ही क्यों बोलते हैं, इसे हम वेलफेयर स्टेट क्यों नहीं बोलते? वो हम इसलिए नहीं बोल पाते बिकॉज टू बी कॉल्ड एज अ वेलफेयर स्टेट, अ स्टेट हैज टू बी अ डेवलप्ड, अ कंट्री हैज टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। समझे? एक देखो लेमैन एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, सडनली आपके पास कोई बैगर आ जाता है, वो कहता है कि बाबूजी कुछ दे दो पैसे, हाँ भला होगा आपका, तो ये वो आपसे मांगता है। आपकी जेब में खुद 1 रुपया नहीं है, तो आप दूसरे का क्या भला करोगे? राइट और रॉन्ग? अगर आप चाहते हो दिल से कि उस बंदे का भी भला करना, तो आप उसे कुछ देना चाहते हो, लेकिन पहले खुद की जेब में भी तो पैसा रखो, तभी आप किसी का भला कर पाओगे। सिमिलर चीज ये कंट्री के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। कंट्री के ऊपर ये चीज कैसे एप्लीकेबल होती है? सी देखो कि भाई जब तक हमारी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बनेगी तब तक हम लोग किसी का भला तो नहीं कर सकते ना पूरी तरह से। इवन वी ऑल्सो हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज फॉर वेरियस थिंग्स। Right now India is what? A developing country, but very soon under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we are very sure कि one day and very soon our country will become a developed nation. Clear? तो जब तक हम डेवलप नेशन नहीं बनेंगे तब तक हम एक वेलफेयर स्टेट का सपना हमारा अधूरा रहेगा, क्योंकि हमें पूरी तरह से पूरा वो डेवलप्ड होना जरूरी है। Then only we can become a developed state, and then only all the principles which have been laid down in the directive principles of state policy that can be implemented. समझे? तो ये चीज है। अब नाउ लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये कहां पे दिए गए हैं? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं? आर्टिकल 36 से लेके 51। और ये जो आइडिया था ये बोरो हमने कहां से किया कंसेप्ट? ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहां से, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं? ये हमने बोरो किए हैं फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था आयरलैंड का, वहां से हमने इसको बोरो किया है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कहां से बोरो किया था? दे हैव बोरोड इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेन।
समझे? तो ये देखो हमने कहां से बोरो किया, हमने ये कंसेप्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हमने यहां कहां से बोरो किया है, हमने बोरो किया है इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको फर्दर कहां से बोरो किया था, उन्होंने बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है स्टेट पॉलिसी के, जो हमने प्रिंसिपल्स इसमें लेट डाउन किए हैं, दे आर व्हाट, दे आर दी नोवल फीचर्स। ठीक है, उनको क्या बोला गया है, नोवल फीचर्स। अब कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या बोला था, तो ऑप्शंस में नोवल फीचर होगा, तो यू हैव टू मार्क नोवल फीचर एज द करेक्ट आंसर। या कई बार ऐसे पूछा था नोवल फीचर्स किसने बोला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, तो वो करेक्ट आंसर विल बी बी आर अम्बेडकर। सो अब नेक्स्ट आपका आ जाता है ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स, ये क्या कंटेन करते हैं, दोनों एक साथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स कंटेन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसको हमने क्या बोला है इन दोनों को एक साथ, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर व्हाट, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपीज आर व्हाट, दे आर द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों क्या है, आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, और ग्रैनविली ऑस्टिन जो थे एक फिलोसोफर, उन्होंने क्या कहा कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये क्या है, अंतरात्मा। अंतरात्मा किसकी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो हमेशा याद रखना किसने बोला था, ग्रैनविली ने। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब ये जो डीपीएसपीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल किसको करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसमें दिए गए हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। इसीलिए हम इन अदर वर्ड्स हम कह भी सकते हैं कि ये जो बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने क्या बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच वर इशूड टू द गवर्नर जनरल and to the governors of the colonies of India by the British government under the Government of India Act of 1935. मतलब they somehow very much resemble to what, कि ये जो Government of India Act 1935 बनाया गया था by the Britisher, और ये सबसे बड़ा एक्ट था till today ब्रिटिश पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी एक्ट अगर हम उठा लेते हैं तो उसमें से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट लेंथिएस्ट एक्ट, लॉन्गेस्ट एक्ट जो है आज तक का ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है टिल डेट। ठीक है, और इसमें ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उस समय कि भाई ऐसे ऐसे ये चीजें होनी चाहिए, लोगों के वेलफेयर के बारे में बात की गई, तो ये उस चीजों को, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये उन चीजों को बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करते हैं। अब नेक्स्ट हम अगर आएंगे, वो आएंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी भी तरह की क्लासिफिकेशन नहीं दी गई हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीज। हाउएवर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शंस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। और वो कौन कौन सी, देखो उसके कंटेंट के ऊपर उसकी जो फिलोसफी है हमारे ये जो डीपीएसपीज की, ठीक है, कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या दर्शाना चाहते हैं, तो इन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। दीज आर द 3 कैटेगरीज, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 कैटेगरीज ये जो आपके डीपीएसपीज है इनको हमने डिवाइड किया है हर एक कैटेगरी में कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। अब हम एक एक करके ये आगे चल के हम ये सारी क्लासिफिकेशन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लो, जो बी एन राव थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो अपॉइंट किए गए थे बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने क्या कहा था, रिकमेंडेड दैट द राइट्स, जो हम लोगों को राइट्स दे रहे हैं उनको हमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए।
कौन कौन सी दो कैटेगरीज, एक होने चाहिए जस्टिसेबल राइट्स और दूसरे होने चाहिए नॉन जस्टिसेबल राइट्स, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये जो इन्होंने ओपिनियन दिया था और इसे एक्सेप्ट किया किसने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ड्राफ्टिंग कमेटी ने बोला बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, एक हम क्या कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक हम जस्टिसेबल और दूसरा नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल कैटेगरी वो होती है दोज राइट्स विच यू कैन चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई भी आपके वो राइट्स को वायलेट करता है देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई वायलेट करे देन यू कैन इजिली डायरेक्टली अप्रोच टू होम, to the Supreme Court or to the High Court under Article 32 or the 226. Clear? That means you can challenge anyone whosoever violates or infringe your fundamental rights. कोई भी आपके fundamental rights को violate करे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सिमिलरली उसे हम क्या बोलते हैं, जस्टिसेबल। और नॉन जस्टिसेबल क्या हो गया कि हमने वो राइट्स लिखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी वो पूरा करने का समय नहीं आया। वो प्रिंसिपल्स जो हमने डीपीएसपी में लिखे हैं, दोज आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं इनको भी कंसीडर करते हैं बनाते वक्त, ठीक है, लेकिन अभी हम फुल तरीके से इन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे आर व्हाट, दे आर नॉन जस्टिसेबल। क्लियर? अब एक चीज देखो, यही अब हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, ठीक है। ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो इसमें आर्टिकल्स हैं ये सारे अब हम डिस्कस करेंगे। These principles reflect the ideology of socialism. They lay down the framework of a democratic socialistic state, aim at providing social and economic justice and set the path towards the welfare state. They direct the state. Basically इसका पर्पस क्या है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का, कि यार लोगों को हमने सोशल स्टेट बनाना, ये डेमोक्रेटिक सोशल स्टेट हमने बनानी है जिसमें हमने क्या करना है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना है लोगों को। क्लियर? और ये डायरेक्ट क्या करता है स्टेट को, ये कहता है कि जो भी स्टेट है उसे क्या करना है, प्रमोट करना है क्या, वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permitted by justice, social, economic and political, and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. मतलब हर एक को पूरे तरीके से हमने सोशली अधिकार देने हैं कि वो पॉलिटिकली जो इनइक्वालिटीज वगैरह है, इनकम में जो इनइक्वालिटीज है, स्टेटस में जो है, फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जा रही है, जो अपॉर्चुनिटीज जो है वो सबके लिए ओपन कर दी जाए, इक्वली कर दी जाए और उसमें भी कोई भेदभाव ना हो। ठीक है। सिक्योर क्या करना चाहिए स्टेट को, द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, हर एक को मीन्स होने चाहिए लाइवलीहुड के। ठीक है। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द फॉर द कॉमन गुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए रिसोर्सेज वगैरह की। किसी में ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम ये चीज यहाँ पे नहीं देंगे, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली देंगे, इन लोगों को नहीं देंगे, वैसा नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, अगर दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल पे करना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, लोगों के ऊपर मतलब उनके हेल्थ का, जो मजदूर वगैरह उनके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें फोर्सफुली कोई बंधुआ मजदूरी वगैरह या इस टाइप की फोर्सफुल फैक्ट्रीज वगैरह में तो नहीं एम्प्लॉय वगैरह कर रहा। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। फ्री लीगल एड से क्या मतलब है कि जैसे देखो कोर्ट में कई बार होता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वकील रखना, तो अदालत क्या करती है, उनको सरकारी खर्चे के ऊपर वकील देती है कि ठीक है आपका जो केस है ये सरकारी वकील साहब लड़ेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री लीगल एड देना। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अगर कोई बंदा ओल्ड हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है, उसको हमने क्या करना है, उसको असिस्टेंस देनी है। ठीक है। ये चीजें देनी, कोई बीमार हो जाए, कोई डिसेबल हो जाए तो उस टाइप की असिस्टेंट गवर्नमेंट को देनी चाहिए। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने देखो काफी चीजें स्टार्ट कर दी हुई हैं, जैसे ये आयुष्मान भारत, ये मेडिकल योजनाएं वगैरह। इसमें क्या है, 5 लाख तक का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी किसी को भी अगर फैमिली में अगर कुछ होता है तो। ठीक है। आयुष्मान कार्ड अब सबने बनाए हुए हैं, इनफैक्ट मैंने भी बनाया हुआ है अपना आयुष्मान कार्ड, और आप जिन्होंने नहीं बनाया हुआ वो लोग भी बना लें प्लीज। ठीक है। तो ये चीज,
टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है, ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जो प्रॉपर्ली काम काज करने के लिए प्रॉपर हो, और साथ में मैटरनिटी रिलीफ मिलने चाहिए औरतों को जब वो प्रेग्नेंट वगैरह हो जाए। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, हर एक को एक डिसेंट तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आजकल देखो जैसे लेबर यूनियंस वगैरह बनती है उसी टाइप की, मतलब लोगों की भी, मजदूरों की भी उधर सुनवाई होनी चाहिए कि ऐसा मैनेजमेंट में उनका भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्लियर? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, मतलब स्टैंडर्ड रेज करना चाहिए कि प्रॉपर बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशियस डाइट्स इन सबको दी जानी चाहिए लोगों को, सिटीजन्स को। ये बेसिकली है आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब गांधीयन प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, मतलब जो गांधी की आइडियोलॉजी थी ना, ये प्रिंसिपल्स उसके ऊपर बेस्ड है। ये क्या कहते हैं? दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन enunciated by Gandhi during the national movement. In order to fulfill the dreams of Gandhi, some of his ideas were included as directive principles. अब ये कौन कौन से उसके जो थे आइडियाज जो जिन्हें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया, वो ये देखो। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडाउ देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये मोदी सरकार आने के बाद ये काफी ज्यादा हद तक ईजमेंट इसमें आई है, और अब डायरेक्टली सीधे सरपंचेस वगैरह को फंड्स वगैरह मिल जाते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, उन्हें अपने एमएलए के पास मांगना पड़ता था। अब नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि डायरेक्टली सरपंचेस को दे दिया जाएगा और वो खुद वहां पे कार्रवाई वगैरह करेंगे, ठीक है। फिर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, कॉटेज इंडस्ट्रीज की प्रमोशन की बात की गांधी ने, ठीक है। टू प्रमोट वॉलंटरली formation at autonomous functioning democratic control and professional management of cooperative societies, ठीक है। to promote the educational and economic interest of SC, STs and other weaker sections of the society and to protect them from social injustice and exploitation, मतलब जो भी weaker section of the society है उसको better opportunities दी जाएं, जैसे कि मतलब education वगैरह में, ठीक है, economic interest वगैरह उनके देखे जाएं। to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health, मतलब कि भैया दारू शारू ये जो है ड्रग्स वगैरह इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। तभी आप देखो इंडिया में गुजरात जो स्टेट है दैट इज आल्सो नोन एज द ड्राई स्टेट, पूरे गुजरात में आपको कहीं पे भी दारू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज है। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, calves एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, मतलब काउ का स्लॉटर रोक देना चाहिए, बछड़ों का, और फिर अदर जो छोटे छोटे जानवर वगैरह हैं उनके जो ड्रॉट कैटल एरियाज में पाए जाते हैं उनका, मतलब जो ये बलि वगैरह चढ़ाते हैं, जो इनका खाते रहते हैं ऐसे काट के उनको, मतलब लाइक, तो ये सब चीजें जो हैं ये सब बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, और उनकी ब्रीड्स वगैरह को और इम्प्रूव करना चाहिए। अब इसके बाद ये थे आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स। अब आपके आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो सारे हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, कोई सिख है या ईसाई है, सबके लिए एक देश एक कानून होना चाहिए, ठीक है। अब पूरे इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया गया है? दैट इज आई थिंक उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, ठीक है। सारे बच्चों को मतलब एजुकेशन देनी चाहिए और सारों को स्कूल भेजना चाहिए। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के लिए मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह लोगों को अवेयर करवानी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ऐसी चीजें इंप्रूव करनी चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ हो और फॉरेस्ट वगैरह भी और वाइल्ड लाइफ भी वहां की सुरक्षित हो सके। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस या ऐसी जगहें जो हैं उनको हमें
प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी जगह चले गए, ताजमहल गए देखने तो वहां पे ताजमहल के एक मीनार के ऊपर लिख दिया, हाँ भाई मिस्टर एक्स लव्स मिस्टर वाई। क्यों भैया, अपने प्यार का प्रदर्शन वहां पे क्यों कर रहे हो, दीवारों पे क्यों लिख रहे हो, क्यों उसको बर्बाद कर रहे हो? किलों में चले जाओ, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। यही सब चीजें, अपने प्यार की नुमाइश वहां पे की होती है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारे ये जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये सब डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। तो ये सब एक सिविक सेंस होनी चाहिए, लोगों को इन चीजों से रोकना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे जाके गंदगी एकदम से यार डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पुराने हेरिटेजेस हैं इतने प्यारे प्यारे, उनको लोगों ने बर्बाद कर दिया, वही अपनी प्यार इश्क मोहब्बत की दास्तानें वहां पे लिख के। तो ये चीजें, सो इन चीजों को स्टॉप करो यार। अगर आपका कोई दोस्त यार ऐसा करता है तो प्लीज आप उसे रोकें। टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करो पब्लिक सर्विसेज के केसेस में। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, to foster respect for international law and treaty obligations, and to encourage settlement of international disputes by arbitration। मतलब अगर डिफरेंट जो नेशंस हैं उन सबके साथ एक अच्छा रिलेशंस बनाओ, उन सबके साथ पीसफुल रिलेशन बनाओ, एक दूसरे को एनकरेज करो, हेल्प करो एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब चीजें क्या है, ये हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो तो वैसे ही सबकी हेल्प करते ही रहता है। अभी आप देखो श्रीलंका में क्राइसिस आए, पाकिस्तान में जब जब क्राइसिस आते हैं, इंडिया हर बार इंडिया हेल्प करता है पाकिस्तान की। ठीक है, तो इसी तरह से कई ऐसी कंट्रीज थी, अभी जैसे कोविड का था, कोविड वैक्सीन का, कोरोना वायरस। ठीक, तो उसके लिए जो ये जो मेडिसिन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, जो बूस्टर डोजेस वगैरह, इंडिया ने कई कंट्रीज की हेल्प की। जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी कंट्रीज, उन लोगों को पहुंचाई। It is all because of the broad vision of our Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, सीरियसली कहता हूं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक इंडिया ने ना कभी देखा है और शायद ही कभी देख पाए। ठीक है, खैर, तो अब ये चीजें थी, ये जब हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना ये सारे प्रिंसिपल्स उसमें लेट डाउन किए गए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी उसमें ऐड किए गए। अब देखो 42nd अमेंडमेंट जो थी, 42nd अमेंडमेंट के बारे में याद रखना, इसको हमेशा बोला गया है क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेवर फॉरगेट दिस थिंग। कल को कभी एमसीक्यू में पूछा जाए विच अमेंडमेंट अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, देन द करेक्ट आंसर वुड बी 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे उन्हें ऐड किया गया। वो क्या, कौन कौन से, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, मैंने आपको समझा दिया वो लीगल एड क्या होती है। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब फिर 44th अमेंडमेंट जो हुई थी 1978 में, इसमें एक और ये आपका डीपीएसपी ऐड किया गया, वो क्या, which requires the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities। ठीक है, फिर 86th अमेंडमेंट में 2002 में जो हुई थी, उसमें change the subject matter of article 45 and made elementary education a fundamental right under article 21A। The amended directive requires the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। मतलब देखो, जब तक कोई 6 years से 14 years का ना हो जाए तब तक उसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, यही एक जो राइट है, ठीक है, right to education, this is what your fundamental right also, it falls in the category of your fundamental right as well as in the DPSPs also, as well as it is your fundamental duty also। ठीक है, कल को ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा राइट है जो फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी में भी मेंशन किया गया हुआ है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है, दैट इज योर राइट टू एजुकेशन 21A। समझे, क्लियर। अब फिर 97th अमेंडमेंट हुई, ठीक है, 2011 में, उसने क्या किया, एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया। इट रिक्वायर्स दैट द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरली फॉर्मेशन ऑटोनॉमस फंक्शंस
डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये चीज। अब लास्ट में अब हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज योर क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्रिटिसिज्म कि इसमें कुछ खामियां भी हैं भाई, माना हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं, हमने सारे प्रिंसिपल्स भी एक एक करके डिस्कस कर दिए, लेकिन इसमें खामियां क्या है, इसमें नो लीगल फोर्स, मतलब लीगल इन्फोर्समेंट ही नहीं है भैया, दे आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, और इलॉजिकली अरेंज्ड है, मतलब लॉजिकली एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ना इन्हें अरेंज नहीं किया गया हुआ, ये इलॉजिकली, कोई इधर है कोई उधर है, कोई सिस्टमैटिक एक तरीका होता है यार लिखने का, नहीं भाई हमें ये पसंद है कि पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, कोई इसका सेंस ही नहीं बन रहा, एक के बाद आप देखो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा, वो कौन सा आ रहा है, उसमें कोई समानता बैठ ही नहीं रही है, कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। कंजर्वेटिव धकियानु थोड़े से है कि मतलब जैसे कि आप ये बोल दो कि आउट ऑफ डेटेड, मतलब लाइक छोटे छोटे चीजों के बारे में, अब उस समय के हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज थी, अब जैसे गांधी जी ने बोल दिया कि भैया ड्राई दारू वारू ये सब बंद कर दो, अब कई लोगों के लिए ये एक जरिया है इनकम का एक्साइज। अब टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली की एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन्होंने क्या किया है, जगह जगह इंक्लूडिंग लेटेस्ट न्यूज अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था, भाई साहब मेट्रो स्टेशन पे भी ठेके खोल दिए कि पब्लिक को कमी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को मेट्रो से उतरते ही एकदम से दारू मिलनी चाहिए, अगर किसी का मन है तो दारू लो बिंदास, ठीक है। गवर्नमेंट देखो खूब पैसा अर्न कर रही है, इनफैक्ट अब जेएंडके में भी जगह जगह पे हम देख रहे हैं वाइन शॉप्स काफी खुल गई हुई हैं, तो ये चीजें उस हिसाब से अगर हम बोले, तब उस समय के हिसाब से गांधी की अगर हम सोच बोलेंगे वो बड़ी कंजर्वेटिव टाइप थी, भैया गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू के लिए आप देखो कोविड आया, कोरोना आया, ठीक है, शटडाउन हो गया हुआ था, लेकिन जैसे ही वाइन शॉप्स खोली गई, आपने भी मीडिया में देखा पब्लिक कैसे टूट के पड़ी, पहले कहते कि हमारे पैसा नहीं है, लेकिन जब देखा लाइनों पे लाइनें, और गवर्नमेंट को रातों रात एकदम से इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ। सो इन चीजों को हम नहीं रोक सकते, क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट्स है कुछ प्रिंसिपल्स में। अब देखो ये चीजें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी है, नो लीगल फोर्स, इलॉजिकली अरेंज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट अरेंज इन अ लॉजिकल मैनर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट फिलोसफी। अब अकॉर्डिंग टू एन श्रीनिवासन, इन्होंने क्या बोला था, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नाइदर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड नॉर लॉजिकली अरेंज्ड, और साथ ही साथ सर आइवर जेनिंग्स 2 ने पॉइंट आउट किया था कि these principles have no consistent philosophy, they are what, they are conservative, इनकी कोई consistent philosophy नहीं है भाई, ये बस ऐसे ही मेंशन कर दिए गए हैं। एक तरीका रखो, एक प्रॉपर डेकोरम होना चाहिए हर एक चीज का, बट वो चीज कभी हुई नहीं, और इलॉजिकली इनको बस सीधे रखते गए, बस आ गया पसंद, हाँ भैया ये होना चाहिए वेलफेयर के लिए, ठोक दो इसे भी अंदर, ये भी होना चाहिए, ये भी रख दो, ये भी रख दो, वो भी रख दो। भैया कोई तरीका होता है, कोई चीज आप लिख रहे हो, कोई एक पैटर्न फॉलो करो, लेकिन नहीं, आपने इलॉजिकली उनको अरेंज कर दिया, सो वो एक कंफ्यूजन सबके लिए बनती गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डीपीएसपीज, ठीक है। तो इसकी ये जो पीडीएफ फाइल है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारा आपको वहां से मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज फॉर गॉड सेक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय।